चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो, सबसे पहली बात तो भाई आपको मालूम है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये कैसे वो डेवलप होता है। जैसे जैसे हम एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में, है ना, किसी फॉरेन पार्टिकल से, मटेरियल से, केमिकल से, माइक्रोब से, किसी पैथोजन से, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है। उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब आफ्टर बर्थ हम एक स्पेसिफिक, अलग अलग टाइप के जो स्पेसिफिक डिसीजेस होते हैं उसके खिलाफ हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी बनती है। उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर जो हमारी बॉडी आफ्टर बर्थ एक्वायर करती है, एक टाइप की इम्यूनिटी को एक्वायर करती है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसका डिटेलिंग तो हम देखेंगे, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अच्छे से समझना है तो दो टाइप के कैटेगरी में हम बांटते हैं। क्या क्या? एक होता है क्या क्या, एक्टिव, और एक होता है पैसिव, ठीक है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, है ना। अब एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी जनरेट करेगी किसी के अगेंस्ट, कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट या फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी इम्यूनिटी बनाने में। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद से इम्यूनिटी नहीं बनाती है, ठीक है, खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है इम्यूनिटी को बनाने में। उसको बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा या रेडीमेड किसी केमिकल्स के द्वारा, स्पेशली वो एंटीबॉडी ही होता है, ठीक है, उसके द्वारा हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है पैसिव इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी जब खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है, पार्टिसिपेट का मतलब है हमारी बॉडी जब खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाती है, खुद से इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है ना, लेकिन किसी दूसरे सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बाहर से हमको वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी को खुद बनाना चाहिए वो खुद नहीं बना रही है, बट बाहर से इम्यूनिटी हम ले रहे हैं, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव के दो फॉर्म होते हैं और पैसिव के भी दो फॉर्म होते हैं। एक होता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। वैसे ही पैसिव में भी होगा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। अब ये नेचुरल क्या है ध्यान से समझना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? नेचुरल एक्टिव, एक्टिव का मैंने मतलब बता दिया कि बॉडी इम्यूनिटी खुद से बनाएगा, ठीक है, बॉडी पर फॉर्म्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू बॉडी, ठीक है, रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू बॉडी। ये समझ आ रहा है रेडीमेड इम्यूनिटी? यस सर। चलो, अब नेचुरल क्या होता है कि भाई बाय एग्जांपल, बाय क्लिनिकल इन्फेक्शन, बाय क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे किसी तरह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, है ना, जैसे सर्दी खांसी हो गया, है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया किसी को, कोरोना हो गया, है ना, कोरोना से ही अपन समझते हैं पूरे को। जैसे किसी को किसी के कांटेक्ट में आए जिसको कोरोना था, ठीक है, जैसे कोई सेकंड पर्सन को कोरोना है, फर्स्ट पर्सन को भी हो गया, ठीक है। जैसे ये एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये एक सेकंड पर्सन है, ठीक, ये फर्स्ट पर्सन है, ये एक सेकंड पर्सन है। तो इसको कोरोना था, इसको कोरोना था, अब इसको भी कोरोना हो गया, है, इसको भी कोरोना हो गया, ये सेकंड पर्सन। तो ये दोनों आप आसपास से देखो, ये लोग
क्यों कोरोना होगा इसको बताओ, इसको भी कोरोना होगा, क्यों होगा कोरोना बताओ, बोलो क्यों होगा कोरोना इसको, बताओ। सर क्योंकि वो फर्स्ट कंटेजियस डिजीज है। फर्स्ट पर्सन को कोरोना हुआ है, सेकंड पर्सन को भी कोरोना हो जाएगा, दोनों बहुत पास पास। क्यों होगा, कंटेजियस तो हमेशा होता है, लेकिन हर किसी को थोड़ी ना जाएगा। मास्क नहीं पहने, ठीक है, मास्क नहीं पहने हैं ना, ये भी मास्क पहना है ना, ये भी मास्क पहना है। तो इसके बॉडी से क्या होगा भाई, कोरोना का जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो बाहर आएगा, और ये मास्क नहीं पहना है, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, दोनों दोनों दोस्त। हाँ, एक दोस्त को है दूसरे को भी होगा, तो इसको भी कोरोना हो जाएगा। तो ये होता है क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी में आया कोरोना का वायरस, इसकी बॉडी में आया कोरोना का वायरस। तो कोरोना का वायरस जब आ गया है, तो अब इसकी बॉडी में, जरूरी नहीं है बेटा हर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो या बीमारी हो, हर किसी को बीमारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब एक कोरोना का इन्फेक्शन इसकी बॉडी में भी आ गया, लेकिन लेकिन मे बी इसको कोरोना नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई, है ना। देन आर्टिफिशियल क्या होगा, आर्टिफिशियल क्या होगा, So vaccine. बाय वैक्सीन, बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है कि भाई, अब ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, मान के चलो कि इसको कोरोना नहीं हुआ रहता, कोई एक थर्ड पर्सन है, उसको ले लेते हैं, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये कोई थर्ड पर्सन है, इसने वैक्सीन लिया, है ना, इसने वैक्सीन लिया, चलो इसने वैक्सीन लिया, ऐसा ऐसा, ठीक है, इसने वैक्सीन लिया। अब ये जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन है इसमें जो भरा हुआ है, इसमें क्या है भाई, है इसमें क्या है, तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो लाइफ एटीन्यूएटेड वायरस और किल्ड वायरस और वायरल प्रोटीन कोट, वायरल प्रोटीन कोट, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है, या तो जिंदा वायरस होगा, लाइव जिंदा वायरस होगा, लेकिन वायरस जिंदा जरूर होगा, लेकिन उसके में वो खूबी नहीं होगी कि वो किसी को इन्फेक्शन कॉज कर सके, मतलब किसी को बीमारी दे सके, ठीक है। जिंदा जरूर है एक, ठीक वैसे ही जैसे किसी बोल सकते हैं कि आतंकवादी है ना, किसी आतंकवादी को अपन बिना हथियार के लड़ने भेज दिए, वो है तो आतंकवादी बट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, समझ आ रहा बात, है ना। ऐसा आतंकवादी जिसके पास हथियार नहीं है, लाइव एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड मतलब जो कि इन्फेक्शन नहीं फैला सकता, जिस जो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, बट वो जिंदा वायरस है, किसका, कोरोना का। तो लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वायरस जिंदा है बट वो बीमारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हथियार छीन लिए हैं जिसके कारण वो बीमारी करता था, ठीक है। दूसरा किल्ड वायरस, मरे हुए वायरस, मरे हुए वायरस, पूरा उसका मरा हुआ वायरस का पूरा हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल दिए। वायरल प्रोटीन कोट, वायरस का जो आउटर प्रोटीन कोट होता है, वायरस मालूम है आपको बेटा क्या होता है, वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक उसका बॉडी का आउटर प्रोटीन कोट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बॉडी उसके प्रोटीन को ही जनरली पहचानता है। तो लाइव, जनरली लाइव एटीनेटेड किल्ड या मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल प्रोटीन कोड को रखा जाता है, मतलब उसके बॉडी के टुकड़े या उसके प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल, है ना, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल, उसको इंजेक्शन में डाल के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या होगा बेटा, चाहे वायरस जिंदा हो, चाहे मरा हुआ हो, चाहे उसका प्रोटीन कोड हो, बॉडी क्या करती है, उसको पहचानती है कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, हाँ ये हमारी बॉडी का नहीं है, इसके अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। तो ये एक प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप तो हो रही है, और ये कौन कर रहा है, हमारी बॉडी कर रही है या हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं बताओ, हमारी बॉडी कर रही है या आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी कर रही है, इम्यूनिटी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें हमारी बॉडी खुद से इम्यूनिटी डेवलप कर रही है या खुद से नहीं कर रही है,
सर कर रही तो है। खुद से कर रही है। खुद से कर रही है, लेकिन क्या ये नेचुरली कोई इंफेक्शन बॉडी में आया और नेचुरली बॉडी ऐसा एक्ट कर रही है क्या? नहीं, है ना। हमने आर्टिफिशियली बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवाया, हमने आर्टिफिशियली बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवाया। तो आपको भी जो वैक्सीन लगे हैं बचपन में, बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं बचपन में, है ना, 5 साल 7 साल तक के खूब सारे वैक्सीन लगे होंगे आपको भी। तो ये जो सारे वैक्सीन है, डीपीटी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, दुनिया भर के जो वैक्सीन आपको लगे हैं, हम सबको लगते हैं। तो ये जो वैक्सीन होता है उसका जो मेन काम होता है कि बॉडी को क्या करना बेटा, बॉडी को ये मतलब आर्टिफिशियली बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करवाना, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ठीक है। तो एक्वायर का मतलब बॉडी ने एक्वायर किया है किसी एक स्पेसिफिक, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। हम लोगों ने पहले देखा था क्या, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, वो हर टाइप के डिजीज के लिए कॉमन काम करता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए हमारी बॉडी में बनता है। तो ये एक्टिव मतलब बॉडी खुद से वो स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना रही है। तो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कोई कोरोना पेशेंट के सामने कोई नॉर्मल इंसान आ गया तो उसको कोरोना हो जाएगा, तो ये नेचुरली बॉडी में इंफेक्शन घुसा और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना रही है। या तो हम भाई बीमार होके मरने से अच्छा है पहले से बॉडी में वैक्सीन डाल दो जिसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी। जैसे अभी कोरोना का जो वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन लगेगा तो क्या होगा, बहुत सारे जो अलग अलग कंपनी के वैक्सीन है, कोई लाइव एटेन्यूएटेड वायरस रखता है, कोई किल्ड वायरस रखा है, कोई वायरल प्रोटीन रखा है, सबका अपना अपना तरीका होता है वैक्सीन बनाने का, ठीक है। तो ये वैक्सीन बॉडी में अंदर गया और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई, बट ये इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है तो एक्टिव एक्वायर्ड, बट ये नेचुरल तरीके से ये सारे अंदर नहीं घुसे हैं, इनको डाला गया है आर्टिफिशियली, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। बेटा ये चीज को अच्छे से समझो, क्वेश्चन जो सबसे इम्यूनिटी में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है तो यही सब कॉन्सेप्ट से देता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। चलिए अब आगे देखेंगे बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को। तो वैक्सीन, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन के द्वारा हम आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हाँ, पैसिव इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोई एक स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल के लिए या स्पेसिफिक माइक्रोब के लिए, इंफेक्शन के लिए, कोई डिसीजेस के लिए, ठीक है। तो अब ये नेचुरल आर्टिफिशियल, तो भाई सीधी सी बात है, बॉडी खुद से किसी एक स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी नहीं बनाएगी। बॉडी को उस स्पेसिफिक डिसीज के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, कोई एक प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना पड़ता है बॉडी को। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले आर्टिफिशियल को समझ लो। जैसे बेटा आप लोगों को जैसे ही जैसे लग गया, अगर कहीं चोट वोट लग गया, आप गिर गए कहीं पर या लोहे में लग गया, जमीन पे से गिर गए तो खून वून आ गया, तो जनरली आप लोगों को एक इंजेक्शन लगाने के लिए घर वाले बोलते हैं। कौन सा इंजेक्शन? टिटनेस का। टिटनेस का। क्यों? पहले से क्यों नहीं लगाते? वैसे पहले से भी लगता है, बट लगने के बाद क्यों बोलते हैं? लगने के बाद इसीलिए बोलते हैं, चोट लग गया उसके बाद टिटनेस का इंजेक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मे भी ये हो सकता है कि टिटनेस का जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो कि टिटनेस बीमारी कॉज करता है, जो कि फेटल डिसीज है, इससे मौत भी हो जाती है लोगों की, ठीक है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इससे डेथ भी होता है। अच्छा आप लोग की क्लास कितने बजे छुट्टी थी केमिस्ट्री की? 5:15। तो फिर इतना लेट कैसे सब ज्वाइन करते हैं भाई? चलो, तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ जैसे टिटेनस का जो इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इसीलिए लगवाते हैं कि हो सकता है कि चोट लगने वाली जगह में जमीन सॉइल में जो सॉइल बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है लोहे से, या फिर हमारे जमीन मिट्टी से
हमारे जो चोट लगा वाला हिस्सा है वहां पर से बॉडी में अंदर चला गया, मे बी वो अंदर जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी क्या करेगा भाई, टिटेनस बीमारी कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा, जो कि कई बार फेटल होता है, मतलब उससे डेथ भी हो जाती है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए, है ना, हमको तो नहीं मालूम है कि बॉडी में अंदर घुसता है कि नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो चला गया होगा बॉडी। तो जब चला गया होगा तो वो बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान पहुंचा सकता है तो वो क्या करेगा, वो टॉक्साइड, है ना, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है भाई, जैसे, है ना, एंडोटॉक्सिन्स बनाएगा, एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, जो टिटेनस कॉज करेगा, तो टिटेनस कैसे कॉज करेगा, वो टॉक्सिन्स बनाएगा। तो उस टॉक्सिन को, वो केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हमको एक इंजेक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं टीटी, है ना। अब इसको बोलते हैं हम टीटी। तो एग्जाम्पल के तौर पर टिटेनस टॉक्सॉइड, टिटेनस, टिटेनस टॉक्सॉइड बोलते हैं ना बेटा, एक टीटी लगा दो, आप लोगों ने सुना होगा, एक टीटी लगा दो बोलते हैं, टिटेनस टॉक्सॉइड। तो ये जो टिटेनस टॉक्सॉइड होता है, ये क्या करता है, टॉक्सॉइड मतलब जो केमिकल है, जो टॉक्सिक केमिकल है बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे कि बॉडी में नुकसान पहुंचता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। तो ये बेटा एक टिटेनस टॉक्साइड क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी दे रहा है। तो भैया ये किसके अगेंस्ट है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा बॉडी, टिटनेस के अगेंस्ट। है ना, टिटेनस के अगेंस्ट। तो टिटेनस जो बीमारी है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे रहा है। लेकिन क्या ये हमारी बॉडी ने बनाया, नहीं बनाया। ये प्री फॉर्म्ड जो है इम्यूनिटी हमको पहले से मिला, मतलब प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज हैं, है ना, इट इज अ प्रोटीन। प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज हैं जो टिटेनस टॉक्सॉइड के अगेंस्ट बनी हुई है, वो एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाएगा। फिर वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे भाई, उस स्पेसिफिक टॉक्सिन्स को अगर वो होंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देंगे, किसके अगेंस्ट, टिटेनस के अगेंस्ट। तो ये तो बेटा पहले से बना हुआ है, तो ये आर्टिफिशियल हो गया, हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी, ठीक है। नेचुरल कैसे जाएगा, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी प्रोसेस, ये कहां पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो ये कहां पढ़े हम लोग, आईजीजी एंटीबॉडी प्रोसेस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर टू फीटस, कहां पढ़े हो ये, कुछ याद है, बोलो किसी को भी। क्यों भाई, हर कीर्तन, क्षितिज, किसी को याद है, तो शायद सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े थे बेटा, प्लासेंटा के समय, है ना, और सर्कुलेशन में भी पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं और सर्कुलेशन में, दोनों जगह इस साल सर्कुलेशन में भी देखते हैं इसको। चलो, तो आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो कहाँ से जा रहा है बेटा, मदर से फीटस, मदर से फीटस में ट्रांसफर हो रहा है आईजीजी। तो ये क्या बेटा, एक एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी मदर से फीटस में जा रहा है, फीटस की बॉडी में खुद से नहीं बना है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, इसकी बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज नहीं बने किसी एक स्पेसिफिक डिसीज के लिए। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है, सर, क्रॉस करके
प्लासेंटा में ट्रांसफर होता है। तो ये एक प्रकार का इसी तरीके का हो गया कि भाई एंटीबॉडी जो रहता है हम इंजेक्शन के थ्रू डाल रहे हैं, यहाँ पर प्लासेंटा के थ्रू जा रहा है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल तरीके से ये ट्रांसफर हो रहा है, और ये आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी में ट्रांसफर करें इंजेक्शन के थ्रू। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, मतलब बॉडी ने इम्यूनिटी नहीं बनाया, इसको पहले से रेडीमेड एंटीबॉडी दिया गया। तो ये आर्टिफिशियली रेडीमेड इंजेक्शन के थ्रू दिया गया, और यहाँ पर भी आर्टिफिशियली सॉरी नेचुरली रेडीमेड एंटीबॉडी कहाँ कहाँ बना था, एंटीबॉडी मदर में बना था, और किसके पास गया, तो फीटस में गया। वैसे ही जैसे मिल्क के थ्रू जाता है, मिल्क के थ्रू कौन सा, मदर के मिल्क के थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू चाइल्ड में जाता है कौन सा एंटीबॉडी, बोलो, IgA। IgA। तो ये भी क्या हुआ बेटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडी को ट्रांसफर किया जाए तो नेचुरल तरीके से, ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस सर। सर सर एक डाउट था, आपने जो आर्टिफिशियल वाला बताया था पैसिव इम्यूनिटी के लिए, उसमें से टिटनेस के एग्जांपल है, तो सर अगर हमको वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं गया होगा तो फिर वो रहेगा, मतलब बाद में फिर से वैक्सीन लगा के की जरूरत पड़ेगी? क्या चीज के लिए बेटा? सर जैसे एक बार चोट लगी और फिर हमने टिटनेस का वैक्सीनेशन लगवा लिया, तो फिर अगर बाद वैक्सीन में वापस लगे तो फिर लगानी वो पड़ेगी वापस? वो बेटा कुछ महीने तक के रहता है बॉडी में, बॉडी में कुछ महीने तक के रहता है, ठीक है, बॉडी में कुछ महीने तक के रहता है वो, यस सर। है ना। तो ये टिटेनस टॉक्साइड के अगेंस्ट लगेगा क्या, एंटी टिटेनस सीरम। तो ध्यान रखेंगे, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है। तो सीरम में क्या रहता है, एंटीबॉडी, सीरम में क्या रहता है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये कितना दिन तक, तो करीब करीब बेटा 6 महीना मानते हैं, 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है कि भाई आज लगा लिया इंजेक्शन, 2 महीने बाद फिर से लग गया, अगर आपको फिर से चोट लग गया तो टेंशन वाली बात नहीं है, 4-6 महीने तक के वो प्रोटेक्शन देता है, मतलब बॉडी में रहता है, 6 महीने तक तो आराम से देता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और कई जो छोटे बच्चों को लगता है वो साल साल भर तक का रहता है, 2-2 साल तक का रहता है उसका इफेक्ट, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का हम उसको एंटी टिटेनस सीरम दे रहे हैं, टिटेनस टॉक्साइड दे रहे हैं। और जैसे आप लोगों को अगर बोला जाए कि भाई चलो किसी ने, चलो एक कोई एक इंसान जंगल में घूमने गया, उसको किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जहरीले सांप ने काट दिया, ठीक है, और उस सांप का जहर बॉडी में अब फैल रहा है, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और उस जहर के अगेंस्ट भाई क्या लगाते हैं इंजेक्शन में, बोलो, मालूम है कि नहीं? एंटीवेनम। एंटीवेनम। तो सांप का क्या होता है जहर, उसको वेनम बोलते हैं, तो वेनम के अगेंस्ट एंटीवेनम डालते हैं। तो अगर डॉक्टर ने एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाया तो अब बॉडी में किस टाइप की इम्यूनिटी होगी कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा वेनम के अगेंस्ट, और उसकी जान बच जाएगी, बताओ, सोचो और बोलो, सारा चीज लिखा हुआ है। अच्छा, वेनम, वेनम क्या होता है, वेनम इज अ प्रोटीन। जहर क्या होता है बेटा, जहर एक प्रोटीनस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जहर एक प्रोटीन होता है, वो हमारे जनरली सांप जब काटता है तो ब्लड में ही मिक्स होता है। जहर का असर तभी अच्छा होगा जब जहर ब्लड में जाएगा। कई बार तुरंत जल्दी से मौत तभी होती है जैसे सांप ने काटा और वो सीधा ब्लड वेसल में घुस गया, सीधा वो ब्लड वेसल में इंजेक्ट हो गया है, ठीक है। और अगर थोड़ा ब्लड वेसल के जगह पर थोड़ा आसपास में है, ब्लड वेसल में अच्छे से नहीं गया है, तो थोड़ा समय लगता है जहर का असर, ठीक है। तो बॉडी में चला गया है जहर, वेनम, वेनम इज अ प्रोटीन। और जब भी हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर जाता है, तो कोई भी एक प्रोटीन जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास कि एंटीबॉडी बनाए। जब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तब तक जहर का असर हो चुका होगा और वो इंसान मर चुका होगा।
तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, उस वेनम के अगेंस्ट, उस जहर, उस प्रोटीन के अगेंस्ट, है ना, उस टॉक्सिक प्रोटीन के अगेंस्ट, जहर के अगेंस्ट क्या होगा, कोई ना कोई तो एंटीबॉडी बनता है। तो वो एंटीबॉडी को कहीं बाहर बना के, ठीक है, उसको इंजेक्शन में डाल के फिर एंटीवेनम के रूप में इंजेक्ट किया जाता है। तो वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है उस स्पेसिफिक वेनम के लिए, जहर के लिए। तो वो जहर को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे टिटेनस टॉक्साइड को, जो टॉक्सिन केमिकल होता है, उसको एंटीबॉडी जो है न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि वो जो केमिकल है ना, जो टॉक्सिक केमिकल है जो बैक्टीरिया ने बनाया है, जिससे कि हमको नुकसान हो रहा है, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बॉडी को नुकसान नहीं होता। वैसे ही जो सांप का जहर होता है वो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगा। तो भैया एंटीबॉडी अगर हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल देंगे तो क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज उस जहर को चारों तरफ से घेर के उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगे, और नुकसान नहीं होता है और जान बच जाएगी। तो ऐसा कैसे बनाते हैं, पुराने जमाने में बड़े बड़े जो जानवर होते थे ना, घोड़े वगैरह, उनमें ये प्रोटीन को डालते थे, फिर उसके ब्लड में एंटीबॉडी बना, उस एंटीबॉडी को फिर प्यूरिफाई करते थे इंजेक्शन में डाल। अभी सब बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें बनती है। तो कैसे बनेगा, जो सांप का जहर होता है, दो टाइप का जहर होता है, एक आपका कार्डियोवास्कुलर पे अफेक्ट करता है, एक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। दो टाइप के जहर होते हैं बेटा, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है, दूसरा नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो दोनों टाइप के जहर के लिए लेबोरेटरी में या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं बेटा, एंटीविनम बनाती है। ये होती क्या है, एक प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये किस में आएगा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, क्योंकि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है सांप के जहर के लिए। वो टिटेनस टॉक्सॉइड, और टिटेनस टॉक्सॉइड नहीं है ना, एंटी टिटेनस सीरम नहीं है। समझ आया बात, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यस सर। आप, है ना। भाई मदर ने मिल्क फीड कराया और मदर की बॉडी से एंटीबॉडी चला गया बच्चे में, वो किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो भैया ये पैसिव इम्यूनिटी है बट नेचुरल, है ना। और अगर कोरोना का वैक्सीन लगा है, वैक्सीन से बॉडी में इम्यूनिटी बनी, किस टाइप का है भैया, वो एक्टिव है, एक्टिव आर्टिफिशियल। किसी को कोरोना हो गया, अब उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर जैसे एक्टिव और पैसिव दोनों के आर्टिफिशियल मेथड में हमने वैक्सीन लगाई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्टिव का ये वैक्सीन आर्टिफिशियल। नहीं है बेटा, इट इज नॉट अ वैक्सीन। वैक्सीन नहीं है, टिटेनस का जो इंजेक्शन लगाते हो वो वैक्सीन नहीं है। यस सर। वैक्सीन का काम होता है बॉडी को स्टिमुलेट करना। जैसे स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि जैसे बेटा आप क्या करते हो, किसी को उकसाते हो कि वो आपसे झगड़ा करे, ठीक है, ताकि आप भी झगड़ा कर सको। तो वैक्सीन का काम वैसे ही है, वो बॉडी को उकसाता है ताकि बॉडी इम्यूनिटी बनाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इन्फेक्शन बॉडी ऑलरेडी को, हो चुका है। पहले से ही हाँ तो एंटीबॉडी दे रहे हैं। बॉडी को उकसाया नहीं जा रहा है इम्यूनिटी बनाने के लिए, पहले से बना बुनाया रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में डाला जा रहा है सीधा। तो अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, बाहर से एंटीबॉडी को डाला जा रहा है, और यहाँ पर खुद एंटीबॉडी बनवाया जा रहा है बॉडी से, ठीक है। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आप लोगों को इसका स्पेसिफिसिटी, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि भाई क्या क्या चीजें होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मेनली इसी फॉर्मेट में आता है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर है, आप लोग इस साल का क्वेश्चन देखे हो क्या, यस सर, कुछ मेरे, कुछ देते हैं। चलो। अब फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होता है ये, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, समझ आया स्पेसिफिसिटी। क्यों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और क्या बोले थे हम लोग, स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
स्पेसिफिक इम्यूनिटी, है ना। तो क्या ये बाय बर्थ होता है? नॉट नो प्रेजेंट, सर। नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। बर्थ से नहीं होता है ये, आफ्टर बर्थ ये डेवलप होता है, आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। जैसे जैसे हम अलग अलग बीमारियों का सामना करते हैं किसी भी थ्रू, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से, वैक्सीन के थ्रू, हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप होता है समय के साथ, ठीक है। क्लियर है ना। यस सर। स्पेसिफिसिटी का मतलब लिख देता हूं, पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए, और क्या हो सकता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? It has ability to distinguish different type of foreign antigen, मतलब बहुत सारे अलग अलग बीमारियों को पहचानने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। और कुछ, और कुछ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या? मेमोरी। और इसको सब याद रहता है, मैं किससे लड़ा था, ठीक है, वो किस टाइप का बीमारी है, अब मुझे कैसे लड़ना है, ठीक है भाई। जैसे पुराने जमाने में आप लोग को मालूम होगा कि राजा महाराजा लोग जब भी लड़ाई करते थे, तो वो लोग जब भी जैसे किसी लड़ाई में जाने से पहले क्या करते थे बेटा, एक एनालिसिस करते थे कि वो लोग कितने लोग हैं, है ना, वो कितनी सेना है, वो किस टाइप के लोग हैं, और किस टाइप का वो लोग लड़ाई करते हैं, है ना, और किस टाइप की उनको टेक्निक्स मालूम है लड़ाई करने की। हर एक वॉर का एक टेक्निक होता है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये जब भी कोई भी एक टेक्निक से लड़ाई करके किसी एक इन्फेक्शन को हराते हैं, तो उनको ये लोग मेमोराइज कर लेते हैं कि मैंने ऐसा मारा था उनको, ठीक है। और अगली बार अगर फिर से उन्हीं से वापस सामना हुआ, या फिर उनके जैसे अगर जो फॉरेन पैथोजेंस हैं उनसे हमारा वापस सामना हुआ, ठीक है, उनके जैसे या उन्हीं से वापस सामना हुआ, तो हमको कैसे लड़ना है और कैसे हराना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। तो ये कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे एकदम छोटा सा, जैसे कोरोना से ही अपन समझते हैं कि भाई किसी को जैसे कोरोना हो गया, आप लोगों ने अभी पूरा देखा होगा कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा डोनर चाहिए, जिसको 3 महीने पहले, 2 महीना पहले क्या हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा, है ना। तो 3 महीना पहले, 4 महीना, ऐसा बोलते हैं, कोरोना हुआ होगा। आप लोगों ने ऐसा स्टेटस बहुत लोगों का देखा है, देखा है नहीं देखा है? बोलो, यस सर सर। क्यों बोलते हैं ऐसा? जैसे मेमोरी। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इसको फर्स्ट डे में कोरोना हुआ, ठीक है, बट ये रिकवर कर गया। अब ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है रिकवर हो गया, ये रिकवर हो गया, ये जिंदा बच गया, इसको कुछ नहीं हुआ, रिकवर्ड हो गया ये, ठीक है ना। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स ये अच्छे से रिकवर हो गया। अब जो इसकी बॉडी में क्या होगा, अब इसकी बॉडी में क्या होगा, इसकी बॉडी में क्या होगा भैया, एंटीबॉडीज होंगे, एंटीबॉडीज होंगे, है ना। एंटीबॉडी फॉर कोरोना बना हुआ है, कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन के रेडी हो गया, ठीक है, कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन के रेडी हो गया। अब अगर कभी, अब अगर कभी आफ्टर 3 मंथ्स कोई एक पर्सन आता है जिसको कोरोना है, कोई भी दूसरी बीमारी भी, जैसे इसको कोरोना है, ठीक है, इसको नहीं मालूम था, अब ये कोरोना अगर इसकी बॉडी में ट्रांसफर भी होता है, तो बेटा अब क्या होगा, पहले कोरोना इसकी बॉडी में आया, कहीं से भी आया होगा, ठीक है, बॉडी में कोरोना आ गया, वायरस आ गया, कहीं से भी आया होगा XYZ तरीके से, और इसकी बॉडी जब तक उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती, तब तक कोरोना वायरस बॉडी में फैल गया और इसको बीमार कर दिया, इसको बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, लेकिन ये ठीक भी हो गया। बीमारी हो गई इसका ये मतलब है कि वायरस बॉडी में फैल गया बहुत सारा, और वो ठीक हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी की इम्यूनिटी अब काम कर रही है, और वो पूरा ठीक हो गया मतलब बॉडी में इम्यूनिटी बन गई,
ढेर सारी इम्यूनिटी बन के पड़ी हुई है किसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और इसको खत्म भी कर दिया। बॉडी इम्यूनिटी डेवलप हो गई मतलब बीमारी को थोड़ी ना रखेगा बचा के, उसको मार देगा पूरा। तो कोरोना का वायरस खत्म हो गया, लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी बन गई किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। अब अगर सेकेंड टाइम कोरोना वायरस किसी भी दूसरे पर्सन से इसकी बॉडी में अगर आ भी गया तो क्या होगा, अब इम्यूनिटी डेवलप करने में समय वेस्ट नहीं होगा। पहले से इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी है, जैसे ही कोरोना वायरस आएगा फट से पहचान जाएगा, तू तो आया था, तेरे को तो मैं देखा था, तेरे को तो मैं मारा था, ऐसे मारा था, तुरंत मारना चालू कर देगा और उसको खत्म कर देगा। तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा या लेस सीवियर बीमार होगा। लेस सीवियर बीमार होगा मतलब होता है कि एक तो एकदम बीमार हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा है, खांसी हो रहा है, जैसे आप लोग जानते हो अभी देखे होंगे, ठीक है, एकदम स्थिति खराब हो चुकी है, फीवर छोड़ ही नहीं रहा है, हालत खराब है, वीकनेस है, ये सीवियर फॉर्म है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, सीवियर फॉर्म है। लेकिन अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना, तो अब जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी में जाएगा तो या तो उसको बिल्कुल उस वायरस को फैलने नहीं दिया जाएगा, पहले से मार देंगे उसको, या अगर वो बहुत ही क्वांटिटी में आ ही गया है बॉडी में तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करने दिया जाएगा और इम्यूनिटी जो है वो इस वायरस को खत्म कर देगा और इंसान को थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हल्का फुल्का बीमार हल्का फुल्का बुखार वगैरह होगा और 2 4 5 दिन में वो ठीक भी हो जाएगा। उसको बहुत सिवियरिटी की बीमारी नहीं होगी, बहुत सीवियर नहीं होगा डिसीज, ना ही उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल केसेस, ठीक है। तो इम्यूनिटी डेवलप होने का क्या कारण है भैया, पहले से इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होकर के पड़ी हुई है और वो इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट है, तो स्पेसिफिकली कोरोना के अगेंस्ट है, पहले से बनी हुई है, मेमोरी है, मेमोरी सेल्स हैं जो कि ये उसको याद है कि इसके अगेंस्ट मैं बना हूं और अगर ये आया तो अब मैं उस पर तुरंत एक्शन लूंगा। क्योंकि क्या होता है बेटा, वीडियो नहीं आ रहा ना, बोला करो ना आप लोग, अभी ठीक है क्या? यस सर। क्योंकि देखो मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको समय लगता है बॉडी में डेवलप होने में, ठीक है। जैसे कोई भी बीमारी है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उस डिसीज के पैथोजन, वायरस बैक्टीरिया या जो भी बॉडी में एंटर करते हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो बॉडी को भी समय चाहिए होता है उसके अगेंस्ट सेना तैयार करने में, लड़ाई के लिए। तो बॉडी को उतना समय अगर मिल गया, ठीक है, बॉडी को उतना समय मिल गया जितने में वो इम्यूनिटी बना लेगी और डिसीज से फाइट कर पाएगी, तब तो बीमारी नहीं होगी। जैसे कई लोगों को देखोगे ना बेटा, बीमारी नहीं पड़ते, मतलब उसकी बॉडी में या तो जो पैथोजन है वो कम गया है या बॉडी में इम्यूनिटी धीरे धीरे बन गई, ठीक है। तो कई लोगों को देखे होंगे कि जैसे मेरी बुआ के यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुआ के यहाँ जो है, ठीक है, मेरा जो बुआ का जो बेटा है वही पूरा बुआ को हर जगह लेके गया, टेस्ट करने ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट करने लेके गया, मैं भी गया, मैं भी हॉस्पिटल्स में गया, ठीक है। और मैं तो उससे भी कम कांटेक्ट में आया, वो तो हल्का सा बस सिंपल मास्क पहन के ही घूम रहा था, कार में एक साथ कार में घंटों थे साथ में वो, इवन जो हॉस्पिटल के अंदर रूम में भी जाते थे जहाँ कोरोना पेशेंट्स थे, तो भी उसको नहीं हुआ कुछ और वैक्सीन भी नहीं लगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा इसीलिए हो पाया होगा क्योंकि वो पहले कोरोना वायरस से थोड़ा कोरोना मतलब कम कोरोना वायरस से वो इन्फेक्ट हुआ होगा, हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा, बॉडी बहुत जल्दी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, फिर वो थोड़ा बहुत और वायरस से इन्फेक्ट हुआ होगा, फिर बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, इससे क्या हुआ, बॉडी में ठीक ठाक इम्यूनिटी बन गई कोरोना के अगेंस्ट। अब अगर थोड़ा ज्यादा वायरस भी आता है तो बॉडी में इम्यूनिटी है, अब वो फट से रिएक्ट करेगा और वायरस को किल कर देगा, ठीक है, और बीमार नहीं होने देगा। तो ये होता है बेटा क्या, इम्यूनिटी के लिए मेमोरी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका मेमोरी, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसी मेमोरी मेमोरी पे ही पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। मतलब वैक्सीन का मतलब क्या हुआ, भाई किसी को कोरोना का वैक्सीन लगाए आज, अब उसकी बॉडी में बोलते हैं ना बेटा तुरंत इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, लगेगा 15 दिन, 25 दिन, 45 दिन, वैसे 45 दिन का टारगेट लेते हैं कि भाई आज वैक्सीन लगाए 45 दिन में इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप होगा बॉडी में। अब 45 दिन बाद अगर थोड़ा बहुत वायरस आता भी है तो
पहले से मेमोरी बन के रेडी है। क्या मेमोरी, एंटीबॉडीज पहले से बन के रेडी है कि अगर वायरस आया तो अब मैं उससे लड़ाई करने के लिए रेडी। समझ आ रहा? तो वैक्सीन का सेम कॉन्सेप्ट है। आप लोग देखियोगे बेटा अभी 2 वैक्सीन लग रहा है, एक फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा। तो दूसरा लगने का जो रीजन होता है वो बूस्टर डोज होता है। मतलब बॉडी को आपने पहले क्या कर दिया, वैक्सीन लगा के थोड़ा सा एंटीबॉडी बनवा दिया, उसके बाद और जब डालेंगे तो बॉडी और तेजी से बनाएगा, तो बहुत सारा एंटीबॉडी बन के पड़ा रहता है, जिससे कि अच्छा खासा इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है बॉडी में। ठीक है, हटा दूं इसको? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें मेमोरी वाला फीचर होता है? नहीं बेटा, उसमें मेमोरी वाला फीचर नहीं है। मेमोरी किसके लिए होता है बेटा? आप अगर कोई चीज को याद रखते हो तो वो क्या याद रखते हो, हर चीज याद रखते हो या कोई स्पेसिफिक चीज? जैसे मैं आपको यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आपको 4 पॉइंट बताया, तो मैं आपको 4 में से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोला? बोलो। मेमोरी वाला। मेमोरी वाला। तो आप किसको याद रखोगे, चारों को या एक को? मेनली किसको याद रखोगे? एक को। एक को। तो ये होता है स्पेसिफिक। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक। और अगर इन जनरल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया ये चारों, मैं बोलूंगा कि सबको पढ़ना है, तो आप चारों को याद रखोगे, तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ। ठीक है, वो एक जनरलाइज्ड हुआ कि मैं बोलूंगा बेटा ये पेज है, पूरा पढ़, पूरा याद रख। तो ये क्या हुआ, ये जनरलाइज्ड हो गया। तो सारे टाइप के डिसीज के लिए, सारे टाइप के डिसीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी रहती है पहले से, ठीक है, वो इननेट होता है। और किसी भी टाइप के डिसीज के लिए इम्यूनिटी बनती है स्पेसिफिकली, वो एक्वायर्ड होता है। समझ आ रहा है अंतर? पहले से हमारे में रहता है सब टाइप के डिसीज को रोकने के लिए एक जनरलाइज्ड बेसिक इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है बर्थ के साथ, दैट इज इननेट। ठीक है। एक्वायर्ड क्या है? ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगा लिए, तो उसका जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अब बॉडी में इम्यूनिटी बना, पहले नहीं था, अब बनेगा वैक्सीन के बाद। कोरोना का वैक्सीन लगाया, पहले क्या हुआ, हमारी बॉडी कभी कोरोना से इन्फेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन अब हो गई वैक्सीन के थ्रू, अब कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना। तो ये स्पेसिफिक होता है। और इनेट में ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, वो जनरलाइज सबके लिए बैरियर। समझ आया? यस सर। चलो, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप के। अब एक्वायर्ड में भी हम लोगों ने 2 टाइप का देखा बेटा, क्या क्या? एक एक्टिव और एक पैसिव। एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है। और जो एक्टिव है और पैसिव है, इनमें से कौन सा वाला हमारी बॉडी खुद से पार्टिसिपेट कर रही है? कौन से वाले में हमारी बॉडी खुद से इम्यूनिटी बना रही है, खुद से बना रही एक्टिव। है? एक्टिव। अब वो 2 तरीके से होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। ठीक है, दोनों तरीके में हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है। तो जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये 2 टाइप के कैटेगरी में डिवाइडेड। ठीक है, एक होता है बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप की इम्यूनिटी पे बेस्ड होता है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ये कौन से टाइप के सेल पे बेस्ड होता है, ये आता है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से सॉरी ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से टाइप के इम्यूनिटी पे बेस्ड होता है, ये आता है। ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन से टाइप के WBCs पे या कौन से टाइप के सेल पे बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स। और एक होता है आपका AMS। ठीक है,
आई, ठीक है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये किस पे टिका रहता है? टी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये किस पे बेस्ड रहता है? तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चाहे टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, ये दोनों है क्या चीज? लिम्फोसाइट। अब पहले देखते हैं कि ये होता क्या है ना। तो हमारा जो भी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं भैया? डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं? सर 4। 5 टाइप के होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं अदिति? 5 टाइप के एंटीबॉडीज क्या क्या होते हैं? खुशी, सब सो रहे हो क्या? और कोई बताओ भाई। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप का होता है बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी बनते कहां पर हैं? बोन मैरो में, ठीक है। ये क्या चीज है? ये बोन मैरो। ये क्या चीज है? तो बोन मैरो। तो बोन मैरो में भी कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में क्या बनेगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन सा हमको देखना है? लिम्फोसाइट। तो मेनली जो लिम्फोसाइट होते हैं वो पूरा का पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिम्फोसाइट, है ना। अब लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट कहाँ बनेंगे? कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? पैदा कहाँ होंगे? रेड बोन मैरो, ठीक है। लिम्फोसाइट बनेंगे बोन मैरो में, और अगर बनने के बाद ये मैच्योर अगर हुए, ठीक है, अगर ये मैच्योर हुए, मैच्योर इन बोन मैरो, एक होगा बोन मैरो मैच्योर और दूसरा मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो बोन मैरो में लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है ये बनेगा, डेवलप होगा। अगर बनने के बाद पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ये मैच्योर हुआ, मल्टीप्लाई होगा, मैच्योर होगा मतलब बड़ा होगा, मैच्योर होगा बोन मैरो में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो, बोन मैरो का लिम्फोसाइट। और अगर ये पैदा होने के बाद कहाँ चला गया? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारा ये जो जैसे लॉकेट पहनते हैं ना, ये वाले डिजाइन में होता है, ठीक है, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। तो थाइमस ग्लैंड में गया और वहां मैच्योर हुआ, तो उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ये ध्यान रखेंगे, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड के कारण टी फॉर थाइमस वहां पर मैच्योर होता है, इसीलिए टी फॉर थाइमस लिम्फोसाइट, और बोन मैरो में मैच्योर होता है इसलिए बी फॉर बोन मैरो लिम्फोसाइट। समझ आ रहा है बात आप लोगों को कि नहीं? क्लियर हो रही है? यस सर। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये सब भले नहीं दिया है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट नीट में तो सब मिक्स होकर के आता है ना, सारा चीज मिला जुला के आएगा। अच्छे से देख लो, क्लियर है? सर हाँ बोलो। पर ये जो प्रोसेस है ये बीमारी होने पे होगी या फिर अपने आप चलता रहेगा ये? कौन सा प्रोसेस?
सर जो आप सिखाए बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनना। लिम्फोसाइट तो बेटा आपका बना हुआ रहेगा, लिम्फोसाइट जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में बना हुआ रहेगा, लेकिन ये मैच्योर होकर के मल्टीप्लाई तभी होंगे जब कोई पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा या पुराना कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बना हुआ नहीं रहता है बॉडी में, कुछ कुछ तो बना रहेगा भाई। जैसे पोलियो के लिए लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है, मम्स के लिए है, ठीक है, रूबेला के लिए है। तो ये जो वैक्सीन लग चुकी है उसके अगेंस्ट है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा बीमारी जो कभी हुआ ही नहीं है ना, उसके अगेंस्ट वैक्सीन है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में टी या बी लिम्फोसाइट नहीं होगा। बट एक जनरल टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट रहता है। ठीक है, एक जनरल टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट थोड़े क्वांटिटी में बना रहता है हमारी बॉडी में। समझ आ रहा है ना? लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बोलोगे स्पेसिफिकली किसी एक बीमारी के अगेंस्ट तभी बन के रेडी रहेगा जब उसके अगेंस्ट बॉडी कोई मतलब रिएक्ट किया हो, उसके अगेंस्ट बॉडी कोई रिएक्ट किया हो तभी ये बनता है, वरना ऐसे ये बन के नहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे बन के क्या पड़ा रहेगा? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये बहुत सारे पड़े रहते हैं बॉडी। और सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रोफिल मिलेगा। तो न्यूट्रोफिल क्या होता है, कौन सी इम्यूनिटी में आता है बताओ, कहाँ पड़ेगा? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कौन सी इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी। इनेट ठीक है, इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में आपको न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट मिलेगा। तो इसकी क्वांटिटी बहुत सारी है, पहले से पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में, ये आपको 60-65% मिलेगा ही न्यूट्रोफिल। समझ आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पहले से रहता है। और ये कब बनेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में? जब कोई स्पेसिफिक पैथोजन मिलेगा उसके अगेंस्ट बनता है। तो वैसे इन जनरल बहुत सारी बीमारियों से हमारा बॉडी जो है एनकाउंटर करते रहता है, तो थोड़ा बहुत वो बन के पड़ा रहता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पे फिर बोन मैरो से ऐसा प्रोसेस होगा। जैसे ही कोई बॉडी में पैथोजन आया तब ये होता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसीलिए बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, कोई एक स्पेसिफिक बीमारियां हो जाती है लोगों को। क्यों हो जाती है? क्योंकि हर बीमारी के लिए पहले से बन के रेडी नहीं है। जब तक वो बीमारी बॉडी में आई नहीं है तब तक उसके अगेंस्ट ये दोनों बनते ही नहीं है। तो ये कब बनेंगे? जब कोई बॉडी में आया पहली बार आएगा तो उसके अगेंस्ट बनना चालू होगा। और कई बार इतना स्लो होता है कि बीमारी फैल जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि यार इम्यूनिटी होने के बावजूद भी हमारी बॉडी में तो ये इम्यूनिटी है, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी का रिएक्शन स्लो होता है। और अगर बहुत फास्ट है तो फिर हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते या कम बीमार पड़ते हैं। तो यही सब होता है कि भाई हमारे बॉडी का ये प्रोसेस कितना फास्ट है, कितना रिएक्टिव है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करेगी और किसी बीमारी से लड़ पाएगी और हम कम बीमार पड़ेंगे या ना बीमार पड़ेंगे। समझ आ रहा है? ये सबसे सर बड़ी दिक्कत है। हाँ सर जैसे जो बोलो। थाइमस ग्लैंड में आपने बताया कि मैच्योर होते हैं सर, लेकिन थाइमस ग्लैंड तो डिग्रेड हो जाती है जब बड़े होते हैं तब। हाँ बेटा, इसीलिए क्या होता है ना, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे 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 मैच्योरिटी आती है, मतलब इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका थाइमस ग्लैंड सिकुड़ता जाता है। ऐसा नहीं कि 40-50 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं धीरे धीरे उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो कम होते जाता है। तो जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड सिकुड़ते जाता है इसीलिए इम्यूनिटी कम होते जाती है, इसीलिए इम्यूनिटी कम होते जाती है। ठीक है, या किसी नए बीमारी के अगेंस्ट लड़ने की कैपेसिटी बॉडी में कम होते जाती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड सिकुड़ते जाता है। इसीलिए बहुत ओल्ड एज और जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी थाइमस ग्लैंड डेवलप नहीं रहता है। छोटे बच्चों में भी थाइमस ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होता है बेटा, मैच्योर होते जाता है। तो इम्यूनिटी बनते जाती है। इम्यूनिटी के लिए थाइमस ग्लैंड अगर जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा खासा इम्यूनिटी रहेगी बॉडी में। फिर एक मिड एडल्ट एज के बाद धीरे धीरे फिर थाइमस ग्लैंड सिकुड़ते जाता है। इसीलिए सबसे कम इम्यूनिटी बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े जो बुजुर्ग जो इंसान होते हैं उनके में सबसे कम इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसीलिए उनको पहले बचाते हैं। तो आप लोग देखे होगा ना बेटा, कोरोना का जो भी वैक्सीन लगा है, स्टार्ट हुआ, वो किन को पहले दिए थे? पहले डॉक्टर्स को दिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट फेस कर रहे हैं बीमारियों से। ठीक है, तो पहले उनको प्रोटेक्ट किया गया।
देन उसके बाद किसको इंजेक्शन लगाया गया? 60+ वालों को, क्योंकि उनके में इम्यूनिटी कम होती है, फाइट करने की कैपेबिलिटी कम होगी बॉडी की, तो 60+ वालों को पहले दी, फिर उसके बाद मिड एडल्ट वाले लोग 45+ एज वालों को दिए, फिर उसके बाद 40 से पहले वालों को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये पैटर्न इसीलिए है। ठीक है, और बच्चों के लिए क्या ट्रायल हुआ नहीं था? नहीं तो बच्चों के लिए भी पहले आ जाता। समझ आ रहा है? यस तो सर। थाइमस ग्लैंड का ही सारा कॉन्सेप्ट है। थाइमस ग्लैंड बच्चों में छोटा होता है ना, मतलब डेवलपिंग होता है, इससे बहुत इम्यूनिटी नहीं होती है, फिर उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ऐसा। चलो, तो अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड एक लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, बोन मैरो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये क्या है बेटा? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर बनता है और मल्टीप्लाई होता है। क्या क्या? जहां पर मेनली बनेगा, मैच्योर होगा हमारे इम्यून सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो रहता है मेन हमारे इम्यूनिटी के क्या है भैया? रेस्पॉन्सिबल सेल्स है। चलो, अब इसको मैं हटा रहा हूं, फिर यहाँ फिर आगे आएंगे। हटा दूं? यस सर। अब देखो, जैसे ही कोई बॉडी में पैथोजन एंटर किया, जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया, तो अब क्या होगा? तो अब वो बॉडी के अंदर घुस गया। अब वो बॉडी के अंदर घुस गया, जैसे मान के चलो कि कोरोना वायरस बॉडी के अंदर घुस गया। ठीक है, तो पहले तो बेटा बहुत सारा बैरियर लगाया, म्यूकस वीकस एसिड वैसिड दुनियादारी, इननेट इम्यूनिटी है ना, फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट ये दुनियादारी, ये सब बेसिकली ये नो अपना काम किए, नहीं रुका, अब बॉडी के अंदर घुस गया। तो बॉडी के अंदर घुसते ही अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपना काम चालू करेगा, वो भी एक्टिव नेचुरल। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। टी मेमोरी, और क्या क्या होता है बोलो? टी किलर, ये भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। टी लिम्फोसाइट भी डिफ्रेंशिएट होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, फिर टी हेल्पर, टी सप्रेसर। ठीक है, बी लिम्फोसाइट भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, बी मेमोरी सेल। ठीक है, बी मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है वो 5 टाइप की बनती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ठीक है, एंटीबॉडीज। बट ये सारे सिस्टम खुद से एक्टिवेट नहीं होते हैं, इनको एक्टिवेट किया जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया कोरोना, ये आ गया। ठीक है, ये कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, ये कोरोना वायरस आ गया। इसको कोरोना क्यों बोलते हैं पता है? इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर क्राउन के जैसे होता है। जैसे राजा महाराजा का जो क्राउन होता है ना, एकदम सुंदर सा दिखता है, तो वैसे ही इसका बॉडी का जो आउटर कोट है ना, वो वैसे क्राउन के जैसे दिखता है। अच्छा देखो ना, स्पाइक निकला निकला सा क्राउन के जैसा, इसीलिए इसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है, चलो, कोरोना मतलब एक क्राउन को डिनोट करने का एक वर्ड। तो जैसे ही कोरोना वायरस आता है, अब ये ब्लड में घुस गया। ठीक है, अब ये तबाही मचा, कोरोना वायरस आया। ठीक है, इसको जाते जाते रास्ते से सबसे पहले देखेगा हेल्पर। हेल्पर को मालूम चल गया ये कोरोना वायरस का केमिकल हेल्प इसके पास आ गया। ठीक है, ये हेल्पर ने देखा ये क्या है भैया? कोरोना। ये क्या है? कोरोना। जैसे ही इसने देखा, ठीक है, जैसे ही इसने देखा, अब इसको मालूम चल गया कि भैया अब हमारी बॉडी में कोई खतरनाक चीज आ गई है। तो अब क्या करेगा ये? अब ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ये उसको नहीं मारेगा। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, और इसको सीडी 4 सेल भी बोलते हैं। टी हेल्पर को क्या बोलते हैं? सीडी 4 सेल भी बोलते हैं। टी किलर को क्या बोलते हैं? सीडी 8 सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सीडी 8 सेल भी बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, सीडी 4 सेल और सीडी 8 सेल। तो बेटा जैसे ही इमेजिन करो, जैसे ही वो ब्लड में आया, तुरंत टी हेल्पर को सिग्नल मिल जाता है
वो जाते जाते देखता है कि अरे ये तो ये क्या है अभी, ये कुछ अलग टाइप का है, तो हमारी बॉडी में खा नहीं पाए। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल देता है किसको, किलर को और बी लिम्फोसाइट। ये सिग्नल देगा किसको, किलर को और बी लिम्फोसाइट को। तो ये टी हेल्पर सिग्नल देगा किलर सेल को और बी लिम्फोसाइट को। अब क्या होगा कि जैसे ही टी हेल्पर को पता चला, ठीक है, जैसे टी हेल्पर को पता चला, ये तुरंत बता दिया टी किलर को कि भैया कुछ आया है, चलो तुम अपना काम करो। अब इसका नाम क्या है, टी किलर। किलर मतलब किल करने वाला, मारने वाला। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हर टाइप के ये पैथोजन से लड़ सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो ये जाके अब तुरंत इसको किल करना चालू करे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तुरंत नहीं बन सकता। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तुरंत नहीं बन सकता। ये मान के बड़े जैसे बाहुबली होते हैं, बाहुबली देखे हो आप लोगों ने, ठीक है, देखे हो कि नहीं भाई बाहुबली, मूवी यस देखे हो सर। ना। तो बाहुबली में बहुत ताकत होती है। एक होता है कटप्पा। कटप्पा जो है वो क्या होता है बेटा, उसका सैनिक, ठीक है, वो पूरा किस क्या क्या देखता है, वो बाहुबली को भी प्रोटेक्ट करता है। वो पूरे सेना को संभालता है, पूरे सेना को क्या करता है बेटा, रेडी करता है, उनको बताता है कि कैसे करना है, किसको मारना है, किसको प्रोटेक्शन देना है। तो वैसे ही ये टी हेल्पर होता है कटप्पा। ये क्या है भैया, बाहुबली देखियो ना, हमें बाहुबली से एक भाला से चार लोगों को ऐसे पूरा ऐसे डाल देते, जैसे पनीर टिक्का खाया ना आप लोग, एक लकड़ी में बहुत सारा ऐसा पनीर ऐसा रहता है, वैसे ही मार देता है, देखियो आप लोग बाहुबली। मतलब देखो ना, यस ऐसे एक सर। भाले से घोड़े में सवारी करते करते ऐसा मारता है भाले से, तो चार आदमी उस भाले में लटक जाते हैं, ऐसे पनीर टिक्का टाइप का ऐसा, और उसको फेंक देता है ऐसा। तो वैसा ही ये काफी खतरनाक होता है। लेकिन लेकिन ये एक कितने लोगों को मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा है। तो बहुत सारा है तो उनको पहले मल्टीप्लाई होने से रोकना है, इनको पहले प्रोटेक्ट करना है बॉडी को, इनको मल्टीप्लाई होने से, और इसको नुकसान, मतलब इसके द्वारा बॉडी को नुकसान से बचाना है, इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या चाहिए भैया, सेना चाहिए। तो ये क्या करेगा बाहुबली, सेना को भी रेडी कर देता है कि भैया चालू हो जाओ तुम लोग, इसको हमको रोकना है, चारों तरफ से घेरना है। इसको पहले हमको चारों तरफ से घेर के रोकना है, मल्टीप्लाई होने से रोकना है। इसको हमको इनएक्टिव करना है या डीएक्टिवेट करना है, ताकि बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो टी हेल्पर एक सिग्नल देगा बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, तेजी से एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। और ये क्या है बेटा, एंटीबॉडीज किसी को मारते नहीं है, कभी भी ध्यान रखना, एंटीबॉडीज किसी को मारते नहीं है। एंटीबॉडीज का मेन रोल होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या पैथोजन को, माइक्रोब्स को चारों तरफ से घेर लेना और उसको इनएक्टिव कर देना, उसके हथियार छीन लेना, उसको मल्टीप्लाई होने से रोकना, और उनके द्वारा जो बॉडी को नुकसान हो रहा है उसको रोकना, ठीक है। तो जैसे मुझे बताओ कि कोई एक कोई मान के चलो बेटा, कोई एक सस्पेक्ट है, जो कोई मुजरिम है, तो मुजरिम को सजा कौन देता है, पुलिस वाले देते हैं या जज देते हैं, जज। जज देते हैं। पुलिस वालों का क्या काम होता है, तो पकड़ के कोर्ट ले जाना। उनको पकड़ना, उनको पकड़ना। क्यों पकड़ना, ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचे। भाई अगर कोई एक मुजरिम है जो बंदूक पकड़ के चारों तरफ गोली मार रहा है, तो भैया कई लोगों को नुकसान हो जाएगा, चाकू पकड़ के घूम रहा है, किसी भी मार दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले काम पुलिस की क्या होती है कि उस अपराधी को पकड़ना, उससे हथियार छीनना, उसको निहत्था बनाना, इनएक्टिव करना, उसको जेल में बंद करना, उसको पकड़ के रखना, हथकड़ी लगा देना, ताकि वो नुकसान ना पहुंचे। सबसे पहला काम ये। फिर उसको मारने का काम जो रहेगा वो कोर्ट करेगी, जेल करेगी, समझ आ रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, एंटीबॉडीज का काम होता है, कोई भी पैथोजन माइक्रोब है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको चारों तरफ से घेर के उसको निहत्था कर देते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर अब कौन मारेगा, किलर सेल, इसीलिए इसका नाम क्या है, किलर। तो चारों तरफ से एंटीबॉडी घेर लेंगे, किलर आएगा उसको खत्म कर देगा। फैगोसाइटिक सेल आएंगे, खत्म कर देगा, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, सब हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये सब आएंगे और इसको खत्म करेंगे, लेकिन पहले उसको रोको तो सही। तो रोकने का काम इसीलिए एंटीबॉडीज का होता है। तो ये हमारी बॉडी में सेना के जैसे है,
सेना, तो बहुत सारे होने चाहिए सेना, इसीलिए बहुत सारे एंटीबॉडीज होना जरूरी है बॉडी में। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ढेर सारा एंटीबॉडी बनाएगा, जिससे कि इसको पहले रोको, निहत्था करो, देन मारने के लिए फिर ये लोग तेजी से, ये लोग भी बढ़ते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा तेजी से ये लोग बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सारा है बॉडी में, तो पहले उनको रोकना पहला प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर मार तो हम धीरे धीरे कभी भी सकते, धीरे धीरे उसको मारते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात ये, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा था। क्लियर है? तो अगर मैं ऐसा करूं कि टी हेल्पर को, अगर मैं टी हेल्पर को ही खत्म कर दूं, बॉडी से टी हेल्पर को ही खत्म कर दूं, तो अब क्या होगा? टी हेल्पर को मैं बॉडी से खत्म कर दे रहा हूं, अब क्या उसका इफेक्ट होगा बोलो? सर टी किलर को मैसेज नहीं जाएगा शायद। और सर एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगे। बेटा ना टी किलर को मैसेज जाएगा, मतलब बाहुबली को पता भी नहीं चलेगा कि मारना किसको है, लड़ाई कैसे करनी, ठीक है? और ना ही सेना को पता चलेगा कि अब उनको करना क्या है, सेना भी रेडी नहीं होगी और सेना नहीं आ पाएगा बॉडी में, क्योंकि भैया बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देने से बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो एक ऐसा वायरस होता है, एक ऐसा वायरस होता है जो कि टी हेल्पर को खत्म कर देता है। तो टी हेल्पर खत्म हो जाएगा तो कौन सी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब आप टी हेल्पर को खत्म कर दो। अब बेटा आप खुद ही देखो, मैंने क्या बोला कि जो टी लिम्फोसाइट है उसमें मेनली जो कौन है भैया जो खत्म करता है? टी किलर। बी लिम्फोसाइट में कौन है जो इन्फेक्शन को रोकता है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनेगा किससे? बी लिम्फोसाइट से। टी किलर बनेगा। टी किलर कब बनेगा, कब एक्टिवेट होगा? जब टी हेल्पर उसको सिग्नल देगा। तो अगर टी हेल्पर नहीं है तो टी किलर भी काम नहीं कर पाएगा और बी लिम्फोसाइट भी काम नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के बी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी खत्म, टी किलर काम नहीं कर पाएगा तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी खत्म। ये दोनों खत्म का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म। ठीक है, तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? अगर हेल्पर नहीं है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी। पढ़े हो? क्या बोलते हैं? एड्स। एड्स। तो एड्स में क्या होता है? जो वायरस होता है ना, एचआईवी वायरस, जो एचआईवी वायरस होता है वो मेन टी हेल्पर सेल को खत्म करता है। ठीक है, और टी हेल्पर के अंदर चला जाता है और टी हेल्पर के अंदर जाके टी हेल्पर के अंदर ही वो मल्टीप्लाई होता है और उसको बर्स्ट कर देता है, खत्म कर देता है। धीरे धीरे टी हेल्पर सेल कम होते जाते हैं, टी हेल्पर सेल कम होते जाएंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे सप्रेस होते जाती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ आ रहा है बात? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है टी हेल्पर सेल। समझ आया? क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? ठीक यस है। सर। अब बात आती है कि यार चलो ठीक है, कोरोना वायरस को खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, अब दूसरी बार भी तो आ सकता है कोरोना वायरस। तो क्या होगा कि जब भी टी हेल्पर इसको सिग्नल देगा, किलर सेल बनेगा इसके अगेंस्ट, तो जितनी क्वांटिटी में बनेगा, जैसा बनेगा, जो भी सिग्नल, ये प्रोसेस यहाँ हो रहा है, इन सब का रिकॉर्ड यहाँ बनते जाएगा। टी मेमोरी सेल में इसका रिकॉर्ड बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। ये टी मेमोरी जो रहता है ये बन के रेडी है। अब किसके अगेंस्ट रेडी है बोलो? ये टी मेमोरी किसके अगेंस्ट बना है बॉडी में? कोरोना वायरस के। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता तो उसके अगेंस्ट। समझ आ रहा बात? दूसरा, एंटीबॉडी के साथ साथ और क्या बन रहा है? बी मेमोरी सेल। तो कोरोना वायरस के लिए जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होते हैं, साथ ही साथ क्या बनेगा? बी मेमोरी सेल भी बनते जाएगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? बी मेमोरी सेल भी बनते जाएगा। अब अगर सेकेंड टाइम कोरोना वायरस एंटर किया, अब क्या होगा बोलो? सर ऑलरेडी एंटीबॉडीज रहेंगी तो पहले ही फाइट कर लेंगे। चलो ये एंटीबॉडी कम है, ये तो यूज हो गया बेटा,
एंटीबॉडी तो यूज हो गया कोरोना वायरस को खत्म करने में, और कुछ थोड़े बहुत एंटीबॉडी हैं, लेकिन बहुत सारा वायरस एंटर कर गया। अब क्या होगा? तो बेटा अब ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। कौन सा? टी हेल्पर देखेगा, फिर सिग्नल देगा, फिर ये बनाएगा और ये प्रोड्यूस होगा, टी किलर बहुत सारा बनेगा, देन इसको मारेगा। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम जब कोरोना वायरस आएगा, ध्यान से समझना, मैं जो आज की क्लास ले रहा हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस जो सबसे टफ आएंगे वो आज के ही टॉपिक से आते हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको अगर अच्छे से समझ गया तो जितना भी मतलब जैसा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से बनेगा। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके इसको बता रहा हूँ। तो अगर सेकेंड टाइम कोरोना वायरस बॉडी में एंटर किया तो क्या होगा बेटा? ये जो मेमोरी सेल है ये तो बन के रेडी है, ये किसको पहचानेगा? कोरोना वायरस। बी मेमोरी सेल बन के रेडी है, ये किसको पहचानने के लिए बना है? कोरोना वायरस। समझ आ रहा बात? तो अब वो प्रोसेस नहीं होगा कि देखेगा, पूछेगा तू कौन है, तू हमारी बॉडी का नहीं है, फिर उसके बाद ये देखेगा हमारी बॉडी का नहीं है, फिर ये रिएक्ट करेगा, मैसेज भेजेगा, इसको मैसेज भेजेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा और ये टी किलर मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पे अटैक करेगा। इसमें बहुत लंबा समय लगता है, इतना समय नहीं है हमारे पास। अब क्या होगा बेटा? भैया कोरोना वायरस के अगेंस्ट टी मेमोरी बन के रेडी है। जैसे ही वायरस एंटर करता है ये टी मेमोरी तुरंत टी किलर बनाएगा, और इसको खत्म कर देगा। और ये जो बी मेमोरी है ये तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज फॉर कोरोना वायरस। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर किसका रोल कम हो गया? टी हेल्पर का। टी हेल्पर का। तो टी हेल्पर जब आता है तो भैया ये इसको बताएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब एंटर करेगा तो बीमारी इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इसका जो केमिकल सिग्नल है इसमें जो समय वेस्ट होता है वो नहीं होता है। केमिकल सिग्नल जो टी किलर को जाएगा और केमिकल सिग्नल जो बी लिम्फोसाइट को जाएगा, ये जो केमिकल सिग्नल है इसमें काफी समय लगता है, टाइम टेकिंग, ठीक है, घंटों या दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, इसका रेस्पॉन्स आने में। तो ये जो समय है ये कम हो जाता है क्योंकि ये बन के रेडी है फॉर कोरोना वायरस। तो टी मेमोरी क्या करेगा? फटाफट मल्टीप्लाई होगा टी किलर में और ये मारना चालू कर देगा। और बी मेमोरी फटाफट एंटीबॉडी, कौन किसके लिए? एंटीबॉडी कोरोना वायरस के लिए फटाफट बनना चालू हो जाएगा और ये इसको घेर के रोकना चालू कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बूस्टर रेस्पॉन्स या सेकेंडरी रेस्पॉन्स। समझ आ रहा बात? क्लियर है? यस सर। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट कि नहीं हो रहा भैया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो बी मेमोरी टी मेमोरी किसके लिए है? फॉर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स किसके द्वारा हुआ था? इनके द्वारा, ये सिग्नल के द्वारा। ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, मेमोरी सेल्स टी मेमोरी, बी मेमोरी सेल्स इज फॉर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और बूस्टर रेस्पॉन्स। इसीलिए वैक्सीन लगाया जाता है। समझ आ रहा बात? इसीलिए वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि भैया बी मेमोरी टी मेमोरी बन के पड़ा है, वायरस एंटर करेगा ना तो पहले से है, वायरस एंटर करेगा तुरंत रेस्पॉन्स होगा, क्विक रेस्पॉन्स होगा और फिर सिवियरिटी कम हो जाएगी। चलिए हटा दूं? सर हाँ बोलो। सर इस लेक्चर का आप लिंक भेज देंगे क्या? क्यों बेटा? सर मतलब ये वाला लेक्चर बस थोड़ा सा फिर से समझना था। हाँ ठीक है, मैं वो तो भेजूंगा ही बेटा, बहुत सारे लोग लेडीज। एक बार ना पहले ना आप जो भी लेक्चर अटेंड किए हो आप लोग एक बार ना बुक रीड करना, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना। उसके बाद नहीं समझ आएगा तो लेक्चर देखना, पहले से ही मत देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक बार आप रीड करोगे तो आपको बिल्कुल इतना स्मूथली समझ आएगा, एकदम कहानी जैसे, ठीक है, आसानी से समझ आएगा। फिर उसके बाद भले एक बार और देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन पहले इसको समझना, और जैसा मैं बनाया हूँ वैसा बना लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है बुक में, वो जैसा रिटर्न मतलब थ्योरी जैसा लिखा रहता है वैसे ही। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ उसको। हटा दूं? इसका ना नाम याद रखना ना, CD4 सेल किसको बोलते हैं एग्जाम में, CD4 सेल या CD8 सेल आता है। अब देखो बेटा, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो कैसे याद रखोगे CD4 CD8 कौन सा है, किलर का है या हेल्पर का है, ये भूल जाते। तो पहले कौन एक्टिवेट होगा, किलर या हेल्पर? पैथोजन के आने से पहले कौन एक्टिवेट होगा? हेल्पर, देन किलर। ठीक है, तो CD4 देन CD8, ऐसा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे और गलतियां होती है। चलिए हटा दो। अच्छा, सप्रेसर का रोल, सप्रेसर का रोल तो अपन यहाँ नहीं देखे। हाँ, टी सप्रेसर। अब ये टी सप्रेसर का क्या रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया, है ना, टी हेल्पर एकदम पगला गया देख के कि ये आ गया, लड़ाई करो लड़ाई करो, ये सिग्नल भेजे जा रहा है, सिग्नल भेजे जा रहा है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, टी किलर बनाया जा रहा है, बनाया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, अब पता पड़ा कोरोना वायरस सब मर गया, खत्म हो गया, फिर भी ये बनाया जा रहा है, करे जा रहा है। तो बॉडी को अब उसकी जरूरत नहीं है ना, अब बॉडी को उतना टी किलर या एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वायरस खत्म हो गया बॉडी से। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो, इसीलिए टी सप्रेसर होता है। तो टी सप्रेसर किसको सप्रेस करेगा, कि इम्यूनिटी जो है वो हाइपर एक्टिव ना हो, कंट्रोल में रहे, ये टी हेल्पर को सप्रेस कर देगा। एक समय के बाद कि भाई वायरस नहीं है ना, तो टी सप्रेसर का काम होता है टी हेल्पर को सप्रेस करना, सप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, ये इम्यूनिटी शांत हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हटा रहा हूं इसको मैं, फिर आगे आते हैं एंटीबॉडीज क्या होता है। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? यस सर। वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आता है बेटा, आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, नीट में भी आता है, तो वैक्सीनेशन का, और कॉन्सेप्चुअल भी आता है स्कूल में, है ना, वन वर्ड आंसर ये सब भी के रूप में, या जो MCQs रहेंगे उस रूप में आते हैं। अब व्हाट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है बेटा, व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, H2L2। अब ये H क्या होता है, ये तो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है H2L2, ऐसा बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हैवी चेन से बनता है और ये लाइट चेन से बनता है। अब ये लाइट चेन हैवी चेन क्या चीज है, अब टू क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो लाइट चेन और दो हैवी चेन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ वाई शेप तरीके से होता है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन हो गया बेटा, हैवी चेन को लॉन्ग चेन भी बोलते हैं। लॉन्ग चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग है, और ये शॉर्ट चेन, और लाइट चेन और शॉर्ट चेन, ठीक है। अब ये किससे जुड़ता है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये है क्या चीज, तो एंटीबॉडीज जो होते हैं, अच्छा मैंने क्लास 11 में बताया था कि एंटीबॉडीज जो है वो किस टाइप के प्रोटीन से बनते हैं, बताओ बताओ भाई, खुशी याद है या और किसी को याद है?
अदिति, आयुषी, पल्लव, किसी को याद है भाई? भावना। एंटीबॉडीज जो हैं ये किस टाइप के प्रोटीन होते हैं? ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन वाला याद होगा आपको। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबिन टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर, ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है ये सब। तो आपको मेनली इसमें क्या ध्यान रखना है भैया, कि ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन भी कौन सा, अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा प्रोटीन है, ठीक है। गामा चैन है, ठीक है। इट इज गामा चैन ऑफ प्रोटीन। ये अल्फा बीटा गामा उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पर अल्फा बीटा गामा ऐसा बोलते हैं। तो ये गामा चैन ऑफ प्रोटीन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये जो वाई शेप होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ये एंटीजन, आपके बुक में इसका डायग्राम भी है। एंटीजन बाइंडिंग साइट दिख रहा है आप लोगों को, दिखा कि नहीं दिखा? एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखा कि नहीं? पेज नंबर यस, कौन सा है, पेज नंबर 150। 150। हाँ, 151 में कहाँ है भाई? हाँ हाँ, 151, 151, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना। लाइट चेन, हैवी चेन दिख रहा है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे कौन अटैच होगा? सर एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? ऐसा, ये कोई भी हो सकते हैं। मे बी ये माइक्रोब हो सकते हैं, मे बी ये फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, और प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये माइक्रोब हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पैथोजन हो सकता है ना। कोई भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन भी हो सकता है, या कोई केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। कोई टॉक्सिन भी हो सकता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये साइड है, तो ये अटैच हो गया, तो अब इसको कहीं जाने नहीं देगा और उसको रोक के रखे। जैसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं हथियार, उसको हथकड़ी लगा देते, तो वैसे ही है ये, ठीक है। क्लियर है? देन वैक्सीनेशन तो हो गया है। चलो अब बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब सीधा आपका इतना आप लोग पढ़िए पहले, ठीक है। इम्यूनिटी में आपको मैंने सारा चीज एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बता दिया है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जी। जो है एलर्जी क्या होता है बेटा, सिंपल अपन देख लेते हैं छोटा सा। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी आप लोगों को होता है, बोलो, होता है नहीं होता है? कभी ना कभी किसी न किसी चीज से एलर्जी आपको, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज से एलर्जी सबको होता है, ठीक है। तो एलर्जी क्या होता है कि बॉडी का एक रेस्पॉन्स है किसी भी केमिकल या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के थ्रू। जैसे किसी किसी को धूल, डस्ट पार्टिकल से होता है, किसी को कोई स्पेसिफिक जो स्मेल होता है, एकदम तेज गंध होता है, जैसे मेरे को मिट्टी के तेल से, जो केरोसिन रहता है ना, केरोसिन ऑयल, उस उससे मेरे को एलर्जी, मतलब अगर वो बहुत, मैंने बहुत तेजी से अगर वो मेरे नाक में चले गया, तो फिर थोड़ा सर्दी हो जाएगा, छींक आना चालू हो जाएगा, है ना, अजीब सा लगना चालू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कोई भी केमिकल से हो सकता है एलर्जी, फॉरेन पार्टिकल से हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी में मेनली क्या होता है बेटा, कि मास्ट सेल, बेसोफिल, ये सारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सब रेस्पॉन्स करते हैं। और एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी होती है, दैट इज आईजीई एंटीबॉडी, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और एलर्जी के लिए जो सेल होते हैं, कौन सा सेल, डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है एलर्जी में, जो एक्टिव होता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी, ये ध्यान रखना, कौन सा, यूसिनोफिल, इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है,
और एसिडोफिल, इओसिनोफिल और एसिडोफिल। ठीक है, तो एलर्जी में कौन सा डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, कौन सा, आईजी ई। ठीक है, तो ई ऐसे ध्यान रखना, ई समझ आ रहा बात। तो ये पूछता है एग्जाम में कि एलर्जी में कौन सा डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ जाएगा, कौन सा डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब कौन सा डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल है एलर्जी के समय। ठीक है, कौन सा डब्ल्यूबीसी का रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, उसका रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा, आईजीई। और यहाँ पर इओसिनोफिल और एसिडोफिल। समझ आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलर्जी में क्या होता है कि ये सारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं मेनली इओसिनोफिल है ना, और कुछ जो हमारे मास्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो मास्ट सेल होते हैं, ये सब क्या है बेटा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करते हैं। और हमारी बॉडी में मेनली जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है, वासोडाइलेटर होता है या वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हिस्टामिन बोलो, हिस्टामिन रिलीज होगा, रिलीज है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, देखो जैसे सर्दी में, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सर्दी में क्या होता है बेटा, नाक बहता है, होता है एलर्जी के कारण, एलर्जिक राइनाइटिस होता है कई लोगों को, एलर्जी के कारण सर्दी होता है, तो बहुत नाक बहता है। तो उसमें कैसे नाक बहता है, पानी कहाँ से आता है, तो ब्लड वेसल से। तो वैसोडाइलेटर होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होंगी, ब्लड वेसल डायलेट होंगी, ब्लड वेसल डायलेट होंगी, ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो क्या होगा, ब्लड से प्लाज्मा ऊज आउट होगा, ब्लड का जो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट, ये बाहर जाएगा, तो ये प्लाज्मा का वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, ये अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, वाटर बाहर जाएगा, तो वाटर बाहर जाएगा तो ब्लड वेसल से वाटर लिक्विड बाहर जाएगा, तो फिर वो पानी बह के निकलता है नाक से। तो ये एलर्जी के कारण जो पानी बहता है ना नाक से, वो ब्लड का ही फ्लूइड बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है, तो वैसोडाइलेटर के कारण। हिस्टामिन जो रहता है वो वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, डायलेट करने से क्या होता है, फ्लूइड लीक होता है, फ्लूइड लीक होगा तो आजू बाजू में फैलेगा, या फिर बॉडी में स्वेलिंग, मतलब जहां पर भी एलर्जी होगा। जैसे बेटा कई बार एलर्जी में देखोगे कि दाने दाने हो जाते हैं या स्वेलिंग हो जाता है, देखिए यस सर। देखियो कई बार क्या होता है कि होंठ में इतना होंठ सूज जाता है, आंख सूज जाता है एलर्जी के कारण। ठीक है, या स्किन में और कहीं स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कई बार चींटी काटता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो चींटी का जो केमिकल होता है वो स्किन में जाता है और एलर्जी कॉज होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, तो उसके कारण स्वेलिंग, तो स्वेलिंग कैसे होती है, ये फ्लूइड बाहर निकलता है ब्लड वेसल से, तो आसपास के एरिया में फैल जाता है। तो नोज में ऐसी होता है तो कहाँ जाएगा, वो बाहर निकल जाता है, और स्किन में होगा तो आसपास के एरिया में फैल जाएगा तो स्वेलिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एंटी हिस्टामिन, जैसे सिट्रिजिन खाते हैं सर्दी में सर्दी की टेबलेट अगर आपके पास होगी घर में, तो उसमें देखना सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन का एक केमिकल होता है, फिनाइलेफ्रिन एक केमिकल होता है, तो ये सब एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को रोकने वाले। तो उससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन रुकेगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कम होगा, स्वेलिंग वगैरह कम होगी, और नाक बहना थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सब है, तो इसमें मेनली एकदम सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, डब्ल्यूबीसी किसका नंबर बढ़ जाता है ना इस्नोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, आईजीई का नंबर बढ़ जाता है, तो ये सब रेस्पॉन्स, हिस्टामिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, और ये ब्लड से रिलीज होना फ्लूइड का चालू हो जाता है। ठीक है, एक रीडिंग करना, फिर उसके बाद अपन देखेंगे इसको और। सर हाँ बोलो। सर ये हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है?